अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 अहम समातें थी, 3 अहम फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस प्रोग्राम में बारी बारी उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी निहाल हाशमी साहब के केस पर। तौहीन अदालत केस में निहाल हाशमी साहब को सजा दे दी गई है। निहाल हाशमी को 1 महीने जेल की सजा दी गई है, अडियाला जेल भेज दिया गया है और इसके अलावा 50,000 रुपए जुर्माना और 5 साल के लिए वो नाअहल होंगे, यानी कि कोई सरकारी ओहदा वो नहीं रख सकेंगे। सेनेटर निहाल हाशमी का जो बयान था 28 मई का, वो उनको ले डूबा। 28 मई को उन्होंने सख्त तनकीद की थी JIT के मेंबरान पर, जजेस पर और जजेस की खानदान और फैमिलीज पर उन्होंने तनकीद की थी, जिसका नोटिस लिया था अदलिया ने। ये केस कुछ महीने अदालत में चलता रहा और आज इसका फैसला आ गया। ये वही तकरीर थी निहाल हाशमी की जिसके बाद उनकी अपनी पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। नवाज शरीफ साहब ने यह हुक्म दिया कि सेनेट से जाकर इस्तीफा दे दें। निहाल हाशमी साहब ने इस्तीफा नहीं दिया और ये वही तकरीर थी निहाल हाशमी की जिस पर जजेस के ये सख्त रिमार्क्स आए थे कि ऐसे बयानात दहशतगर्द देते हैं, माफिया देते हैं। सिसिलियन माफिया का जो जिक्र था वो इसी तकरीर के बाद जजेस के रिमार्क्स में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस किस्म की धमकियां, इस किस्म की थ्रेट्स जो हैं वो सिसिलियन माफिया की तरफ से दी जाती हैं। और इसी हेयरिंग में जस्टिस अजमत साहब ने यह कहा था कि दहशतगर्द और माफिया ऐसी बातें करते हैं और इस रिमार्क्स के बाद सख्त तनकीद भी हुकूमत की तरफ से आई थी। आज जो तकरीर थी जिस पर हम बात कर रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए थी क्या। इसके बाद जो जजमेंट की तफसीलात है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन क्या कह रहे थे निहाल हाशमी साहब 28 मई को, वो सुन लीजिए। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्दी दो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। वो तकरीर थी जिसका नोटिस, इस पर आज सजा हुई है। जो जजमेंट है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की वो बड़ी दिलचस्प है। उसके जो पहले पैराग्राफ में बात की गई है बड़ी अहम है। इसमें यह कहा है आसिफ सईद खोसा साहब ने कि अगर जजेस कमजोर दिल के मालिक होते और उन्हें डराया धमकाया जा सकता, फिर निहाल हाशमी की कोशिश बहादुराना थी। निहाल हाशमी या जिनकी वो तकलीद करते थे, यानी कि जिनके वो ऑर्डर्स ले रहे थे या जिन्हें वो खुश करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग जजेस को पहचान नहीं सके। यानी कि जजेस कह रहे हैं कि अगर हम कोई कमजोर दिल के लोग होते तो आपकी बड़ी जबरदस्त कोशिश थी, लेकिन आप हमें पहचान नहीं सके। निहाल हाशमी साहब ने ना सिर्फ JIT के जो मेंबर्स हैं उनको निशाना बनाया, बल्कि जजेस और उनके बच्चे और उनके खानदानों को भी धमकियां दी। निहाल हाशमी का ख्याल था वो एक जहाराना मुकर्रर है, लेकिन इस मर्तबा उनकी तकरीर का जो सिमत थी वो गलत थी। निहाल हाशमी की तकरीर अदलिया की साख को नुकसान, बदनाम करने और तमस्कर उड़ाने के मुतरादिफ है। निहाल हाशमी ने पहले चैलेंज किया था, उन्होंने कहा था मैं कॉन्टेस्ट करूंगा इसको। फिर 7 महीने बाद जब शवाहिद उनके खिलाफ जा रहे थे तो उन्होंने गैर मशरूत माफी मांगी। निहाल हाशमी के तर्ज अमल से उन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकिब पाया गया और उन्हें 1 माह की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, 5 साल की नाअहली की सजा सुना दी गई। इंटरेस्टिंगली राना सनाउल्लाह साहब ने आज दिफा किया। उन्होंने कहा अगर गैर मशरूत मांग ली थी तो कंटेम्प्ट के केस में फिर अदालत को उनको सजा, इतनी सख्त सजा नहीं देनी चाहिए थी। जबकि ये वही राना सनाउल्लाह है, उसी PMLN के राना सनाउल्लाह है जिन्होंने पहले दिन ही सस्पेंड किया था निहाल हाशमी साहब को। बाद में उनकी जो पार्टी की रुकनीत है उसको भी खत्म किया और उनसे सेनेट से इस्तीफा देने का भी कहा। क्या कह रहे थे राना सनाउल्लाह साहब, सुनिएगा। निहाल हाशमी ने गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगी थी। अगर उसे भी इसी रायत का मुस्तहक जाना जाता तो ये मुनासिब होता, लेकिन ये जो रवायत अदालत उज़्मा की है उससे निहाल हाशमी के मामले में जो है वो थोड़ा डिस्टेंस किया गया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, जजमेंट में लिखा हुआ है कि वो उन्होंने पहले दिन माफ़ी नहीं मांगी थी। पहले उन्होंने चैलेंज किया, कॉन्टेस्ट किया, बाद में जब शवाहिद उनके खिलाफ आ रहे थे 7 माह बाद उन्होंने जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांगी। राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा है कि जो फैसला होता है उस पर तनकीद का हक हर किसी को है। जो गलती फैसले हैं उन फैसलों के ऊपर गुफ्तगू करना, उनके ऊपर तनकीद करना जो है ये आईनी और जमहूरी हक है, ये हर शहरी का हक है। ये हर शहरी का हक है, लेकिन हर शहरी का ये हक नहीं है कि वो अदलिया का तमस्कर उड़ाए, जजेस पर बात करे, जजेस पर पर्सनल तनकीद करे। और इस वक्त इसी तरह की तनकीद हो रही है और इसीलिए
तलाल चौधरी साहब को भी अब नोटिस जारी कर दिया गया है। उनको अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। 6 फरवरी को उनको पेश होने का कहा है। जो रीसेंट जलसा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद में, उसमें तलाल चौधरी साहब ने बड़ी सख्त तनकीद की थी और ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब आप इन जजेस को बाहर निकालें। मियां साहब, ये है अवामी अदालत, ये नहीं मानती 2 नोटिस को, 2 तौहीन, इसकी तौहीन की गई है। ये अवामी अदालत की फैसले की तौहीन हुई है। मियां साहब, एक दौर वो था जब काबे में बुत बने हुए थे। आज अदालत जो सबसे बड़ी ऊंची अदारा है, वहां भी पीसीओ के बुत बने हुए हैं। मियां नवाज शरीफ, इनको निकालो, इसको अदालत से निकाल कर बाहर करो। ये इंसाफ नहीं देंगे, ये इसी तरह बदइंसाफी करेंगे। किसी सूरत भी ये फैसले पर तनकीद नहीं है, बाकायदा जजेस पर तनकीद है और कह रहे हैं कि जजेस को निकालो, इनको बाहर करो यहां से। तो ये किसी तरह भी फैसले पर तनकीद नहीं है। और सिर्फ इसमें तलाल चौधरी साहब नहीं है। तलाल चौधरी साहब तो एक मेंबर नेशनल असेंबली है, स्टेट मिनिस्टर है, जो कायद है नवाज शरीफ साहब, उनकी जो साहबजादी है नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज साहिबा, वो कितनी सख्त तनकीद कर रही है। ये हमने अपने 2 रोज पहले भी प्रोग्राम में आपको सुनवाया था और कहा था कि ये तनकीद जो है पर्सनल तनकीद लगती है, फैसले पर नहीं लगती। जरा सुनिए किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है जुडिशरी और जजेस के हवाले से। 5 मुअज़्ज़िज़ जज एक जुम्बिश कलम से आपके वज़ीर आज़म को चलता करते हैं। आप वोट देकर वज़ीर आज़म बनाते हैं, कोई जज आकर आपके वोट की पर्ची को फाड़ के आपके हाथ में पकड़ा देता है। ये जज साहबान बोगस से भरे बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा बोगस और सारा गुस्सा और ये सारे अल्फाज जो है, ये एक तारीख का स्याह बाब बनेंगे। इसने माना इकबाल ने जुर्म किया, ये नियाजी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है मेरी, वो सब कुछ मान रहा है। ये कहते नहीं इमरान बेटा, न तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, ये भी नवाज शरीफ की है। मैं सलाम पेश करता हूं उन जजों को जिन्होंने इसको सादिक अमीन करार दिया। पनामा बेंच के जजों ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की रखी। इमरान खान को कहा, आओ मेरे पास दरखास्त लाओ, तुमसे नवाज शरीफ नहीं निकाला जाता, हम निकालेंगे नवाज शरीफ को। इंसाफ का तमाशा ना बनाएं, अपने आप को कंट्रोवर्शियल ना करें, एक दफा फैसला सुना दें, बात खत्म। जिन्होंने एहतसाब को इंतकाम बनाया, उस एहतसाब का भी एहतसाब होगा। जब कानून की कुर्सी पे बैठने वाले जब फरीक बन जाएं, तो वहाँ दलाइल और सबूत की कोई हैसियत नहीं। केस में जो मुंसिफ थे वो खुद मुद्दई बन गए। आज का फैसला साफ बोल रहा है कि जजेस और जुडिशरी पे तनकीद मजीद बर्दाश्त नहीं होगी। तहम्मुल से काम ले रहे हैं जजेस। हमेशा ये कहते हैं कि जो कंटेम्प्ट है उसमें कम से कम सजा होनी चाहिए और कम से कम सजा देनी चाहिए, लेकिन आज का फैसला ये साबित करता है कि एक हद है, उसको क्रॉस किया जाएगा तो शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस दिए जाएंगे और उसके बाद कार्रवाई भी होगी। इस पर हम मदद भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, और मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद लतीफ साहब, आप लोगों ने तो खुद इस तकरीर के बाद सेनेटर निहाल हाशमी साहब को निकाल दिया था पार्टी से, उनसे यह भी कहा था सेनेट से इस्तीफा दे दें, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आज फिर राना सनाउल्लाह उनके दिफा में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने गैर मशरूत माफी मांग ली थी। कोई हवाला दे रहा है इमरान खान का कि उनको सजा नहीं दी, परवेज मुशर्रफ को सजा नहीं दी, सिर्फ निहाल हाशमी को क्यों सजा दे रही है? आज क्यों दिफा कर रहे हैं फिर निहाल हाशमी साहब का? जो निहाल हाशमी ने गुफ्तगू की वो किसी तौर मुनासिब नहीं थी, ये बात दुरुस्त है। मैं कहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह अदलिया पर या उनके बच्चों पर जिस तरह की गुफ्तगू की, सबके बच्चे साझे होते हैं, हाँ, फैसलों पर अपनी राय का इजहार करना, फैसलों पर तनकीद करना, ये पूरी दुनिया में फैसलों के बाद लोग करते हैं। अब आ जाएं जो आप बात कर रहे हैं कि हम क्यों आज इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है। मैंने तो नहीं कहा, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि दूसरे लोगों ने कहा, वो इसलिए कहा कि इमरान खान साहब ने जब गुफ्तगू की, या दीगर कई ऐसे वाक़यात हैं जिनमें इसी माजी करीब में अदालतों के मुतल्लक या इस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते रहे, तो इमरान खान को भी नोटिस हुआ और इमरान खान ने अपने वकील के ज़रिए जब माजरत की तो उस माजरत को कबूल कर लिया गया। इमरान खान ने अदारों के किस शख्स का नाम लेकर उनकी तस्दीक नहीं की। हम तो ये कहते हैं वो भी नहीं होनी चाहिए थी।
और किसी तौर पर भी पैमाना आपके लिए इमरान खान है। करनी चाहिए। आप ये नहीं देखेंगे कि निहाल हाशमी साहब ने क्या कहा, किसको धमकी दी, किसके लिए कहा कि पाकिस्तान की जमीन तुम्हारे लिए तंग कर देंगे, आप जंप कर जाएंगे इमरान खान पर। इसको इसकी मेरिट पर देखें ना, निहाल हाशमी साहब के बयान की मेरिट पर बताइए कि सही फैसला है या नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरिट जो है, इंसाफ जो है, एक के लिए भी वही होना चाहिए, दूसरे के लिए भी वही होना चाहिए। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि निहाल हाशमी ने दुरुस्त कहा था, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर एक को आप माफ करते हैं तो फिर दूसरे को भी माफ करना चाहिए था। वो भी एक जमात का कारकुन है, दूसरा भी एक जमात का कारकुन है, तो आप एक के लिए और राय बनाएं और फैसला करें, दूसरे के लिए और करें, तो ये मुनासिब नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। सही, तो मैं इसका जवाब ले लेता हूं। फवाद चौधरी साहब, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने भी मुबारकबाद दी है अदलिया को, आपने भी कहा कि बड़ा अच्छा फैसला है। मैं जो दूसरा हिस्सा है आपके ट्वीट का और आपने जो बात की उस पर बाद में आता हूं, लेकिन ये जो मियां जावेद लतीफ साहब का नुक्ता है कि इमरान खान साहब ने भी तनकीद की थी, और मुझे याद है किस तनकीद की वो बात कर रहे हैं। इलेक्शन में रिगिंग के हवाले से कहा था इमरान खान साहब ने जुडिशरी का किरदार शर्मनाक है, जिस पर नोटिस मिला था। बाद में अदालत में जाके इमरान खान साहब ने कहा मैंने ये बात सुपीरियर जुडिशरी यानी कि आला अदलिया के बारे में नहीं की, उनके जजेस के बारे में नहीं की, मैंने रिटर्निंग ऑफिसर्स के बारे में कहा था, और इमरान खान साहब को माफ कर दिया गया था। तो आज क्या निहाल हाशमी साहब को भी माफ कर देना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो यह है कि निहाल हाशमी साहब ने तो जो गुफ्तगू की है वो तो बिल्कुल ही थ्रेटनिंग थी। उन्होंने तो कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो नवाज शरीफ के खिलाफ, हम तुम्हें पाताल से निकाल लाएंगे और तुम्हारे बच्चों को भी निशाने इबरत बना देंगे, हम तुम्हें निशाने इबरत बना देंगे। अब ये किसी जज के खिलाफ या किसी उसके खिलाफ पर्सनल तो कोई इशू था नहीं, ये तो उन्होंने पूरे निज़ाम इंसाफ को, पूरे पाकिस्तान के आईनी ढांचे को और पाकिस्तान की रियासत को ललकारा था। मेरा ख्याल तो ये है कि जजेस ने निहाल हाशमी को बहुत कम सजा दी है। जिस तरीके से जो इल्ताफ हुसैन को जो बातें कर रहे थे, वो क्या बातें कर रहे थे? इल्ताफ हुसैन को क्यों आपने उठा के जो है मुकम्मल बैन कर दिया, उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई, उनकी जमात ख़त्म हो गई, क्योंकि वो पाकिस्तान के आईनी ढांचे को निशाना बना रहे थे। निहाल हाशमी एग्जैक्टली वही किया जो इल्ताफ हुसैन कर रहे थे, और आज जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए कि क्या आप इल्ताफ हुसैन के पैरोकार हैं, क्या आप उनको आइडियलाइज करते हैं। और जिस तरीके से नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ और अभी जो तलाल चौधरी ने भी जो गुफ्तगू की, आप देखिए कि ये किसी शख्स के जुडिशरी ने बहुत लिहाज किया है, जहां पर भी जाती मामला आया है, जहां पर भी किसी जज की जाती ओपिनियन के ऊपर बात आई है, उससे ऊपर जुडिशरी ने बहुत एहतियात की है, और मैं ये समझता हूँ दुरुस्त की है, क्योंकि जुडिशरी को या जजेस को अपना जो इस पहलू पर आ जाए, क्योंकि इनका जो दिफा है नून लीग का वो बड़ा दिलचस्प है। वो ये नहीं कह रहे कि निहाल हाशमी साहब ने जो गुफ्तगू की थी वो ठीक है, वो या तो ये कहते हैं कि उन्होंने माफी मांग ली थी गैर मशरूत, या वो ये कह रहे हैं कि फिर मयार एक जैसा होना चाहिए, डिक्टेटर के खिलाफ भी होना चाहिए, इमरान खान के खिलाफ भी उसी तरह के फैसले होने चाहिए। तो खान साहब की माफी पे आ जाए ना, उनकी माफी फौरन मिल गई थी, क्या वजह है उसकी? इस तरह के सैकड़ों बयानात पीएमएलएन के भी जुडिशरी ने इग्नोर किए हैं। आप जैसे जावेद लतीफ साहब बार बार इमरान खान पर आ जाते हैं, आते हैं, आप भी पीएमएलएन पे जा रहे हैं। मुझे इमरान खान के बयान की मेरिट बताएं, क्या उस बयान की मेरिट तौहीन अदालत की सजा थी, होती थी, बनती थी, नहीं बनती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनती। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये कहें कि एक इलेक्शंस हो, आप इलेक्शन कमीशन को कहें कि ये इर्रेगुलरिटीज हैं और आपके फलाने लोग जो हैं उनके साथ मिले हुए हैं, तो आप मुझे तौहीन अदालत लगा देंगे। इस तरह तो मुल्क में निज़ाम ही तरक्की नहीं कर सकता। आप अगर मेरा मुंह बंद कर दें और ये कहें कि ये निज़ाम जो है इसकी में बेहतरी के लिए मैं तनकीद नहीं करूं, तो फिर तो आपका सारा सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा। एक तनकीद है जो कि फैक्चुअल तनकीद है, फैक्ट्स के ऊपर है। एक तनकीद है जो आईनी ढांचे को सबोताज करने के ऊपर। वो भी लफ्ज इमरान खान साहब ने जो इस्तेमाल किया था वो गैर मुनासिब था, इसीलिए उन्होंने बाद में कहा कि मैंने रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए किया था। उन्होंने नहीं कहा कि मैंने सुपीरियर जजेस के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो बात अदालत में की उनको वो भी करने की जरूरत नहीं थी। मेरा ख्याल है इमरान खान बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जो रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में तो जरदारी साहब ने कहा आरओ का इलेक्शन था। पाकिस्तान में कौन सी सियासी जमात थी जो इलेक्शन से मुतमईन थी? खुद नवाज शरीफ साहब ने भी कहा आया है, ये आज के हालात के तनाजुर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ ये बयानात निहाल हाशमी नहीं दे रहे, अब तो ये बयानात तलाल चौधरी साहब भी दे रहे हैं, जिनको नोटिस इशू कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह का नोटिस लिया लाहौर हाई कोर्ट ने,
मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ये तमाम लोग जजेस पर और जुडिशरी पर तनकीद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि फैसले पर तनकीद हो जाती है, वो बात ठीक है, ये तो बाकायदा जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। तो आज एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है, मैसेज भी आप लोगों के लिए कि अब थोड़ा हौला हाथ रखें और फैसले तक महदूद रखें अपनी तनकीद को। शहजाद इकबाल, अगर मुझे भी इतना टाइम आप दे देंगे तो मैं अपनी बात क्लियर करूंगा। बात यह है कि अभी आप सुन रहे थे फवाद चौधरी को, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इस तरह तो आईनी ढांचा तबाह हो जाएगा, अगर किसी की ज़बान बंदी कर दी जाएगी तो फिर ये निज़ाम नहीं चल सकेगा, लोगों को पता नहीं चल सकेगा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इनकी ज़बान बंदी कर दें, इनकी तकरीरों पर उस तरह। भाई आप अल्ताफ़ सैन की जो बात करते हैं, अल्ताफ़ सैन पाकिस्तान का गद्दार है, गद्दार था, उसने पाकिस्तान के मुतल्लिक जो बातें की वो गद्दारी के जुमरे में आती हैं। नवाज शरीफ को उस तनाजर में ना लिया जाए। नवाज शरीफ आईनी ढांचे को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बात करें निजाम को बेहतर करने की। अगर तलाल चौधरी साहब जलसे में ये कहते हैं कि इन जजेस को निकाल कर बाहर फेंक दें तो ये निजाम बेहतर करने की बात है। नवाज शरीफ ये कहते हैं कि जजेस में बोझ भरा हुआ है, ये निजाम को बेहतर करने वाली बात है। अदारों में बैठे लोग जो हैं वो जुडिशरी में हो या सहाफत में हो या सियासतदानों में हो, गलतियां होती हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं। हम कहते हैं कि पिछले 70 सालों में जो आईनी ढांचे को तबाह किया गया, जो अदारों को तबाह किया गया, जो इनकी वक़्त को खत्म किया गया, हम कहते हैं कि उन अदारों को मजबूत होना चाहिए, दबाव से आजाद होना चाहिए। जावेद लतीफ साहब, मेरा सवाल उसका आप जवाब दे दीजिए। आपने कहा नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो तनकीद कर रहे हैं वो निजाम के बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तलाल चौधरी का ये कहना कि जजेस को बाहर निकाल के फेंक दे वहां से, ये निजाम की बेहतरी के लिए है। अगर मरियम नवाज साहब ये कहती है कि जजेस जो हैं वो फरीक बन गए हैं, वो पार्टी बन गए हैं, वो मुनसिफ नहीं रहे, वो निजाम की बेहतरी के लिए तनकीद है। जजेस में बुग़्ज़ भरा हुआ है इसलिए मेरे खिलाफ फैसले दे रहे हैं नवाज शरीफ, या ये कहते हैं तो ये जजेस के ऊपर तनकीद है, निजाम की बेहतरी के लिए तनकीद है? इसका जवाब दे दें। शहजाद मेरी तहम्मुल से मेरी अर्ज सुन लें। जब फैसला अकामा पे आता है और दुनिया को कहा जाता है कि जनाब करप्शन की है, इसने मिस यूज किया है अपने ऑफिस को, अपनी इख्तियारात को, तो मैं ये कहूंगा कि नवाज शरीफ को तो आप कहते हो कि मिस यूज किया है उन्होंने अपने इख्तियारात को, तो मुझे तो ये बताए कि अकामा पर जो सजा दी गई वो करप्शन पर दी गई, दुनिया को ये कहा जाता है कि करप्शन पे दी गई, जबकि सहारा ना लेना कि हम फैसले पे तनकीद कर रहे हैं, फिर आप खुलकर कहें कि हम जजेस पे तनकीद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने माइनस किया नवाज शरीफ साहब को। ये कहना आप, जब हमें 25 साल सजा सुनाई गई त्यारा हाईजैकिंग केस में, क्या उस वक्त हम पागल हुए? क्या हमने इस तरह की गुफ्तगू की? क्या हमने कोई इस तरह बात की? मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ एक के बाद दूसरी सजा, आज चौथी दफा जब उसको नाअहल करार दिया गया, तो हम आज ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ को रिस्टोर करो, हम तो ये कहते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले पाकिस्तान के लिए, बेहतर पाकिस्तान के लिए, मजबूत पाकिस्तान के लिए, अदारों की मजबूती के लिए, भाई अगर हम अपने अपनी गलतियों का जवाब नहीं करेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं चल सकेगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जावेद लतीफ साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं फिर आता हूं आपकी तरफ, लेकिन फवाद चौधरी साहब, अभी कुछ देर पहले मरियम नवाज साहिबा ने यही ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि किसी अदालत में इतनी हिम्मत है कि जिन लोगों ने जजेस को नजरबंद किया, चीफ जस्टिस को बालों से घसीटा गया, उनको सजा दें। किसी अदालत में इतनी हिम्मत है तो जाहिर सी बात है, रेफरेंस उनका है कि नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ ने नजरबंद किया था जजेस को, उनको जाने दिया, उनको कोई सजा नहीं मिलती, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, पहली बात तो यह है कि परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो बाहर हैं, और मेरे ख्याल में जो लोग उनके साथ थे उस पीसीओ को लगाने में और जजेस को नज़रबंदी का ऑर्डर करने में, वो पाकिस्तान में है। सो मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के मुतालबे के ऊपर हमें को एक्यूज जो हैं उनसे शुरू करना चाहिए, और जाहिद हामिद को, कादर बलोच को, दानिया अजीज को, मारवी मेमन को, इनको फौरी तौर पे हिरासत में लेके इनके ऊपर जजेस की नज़रबंदी के जो केसेस हैं वो चलाने चाहिए। मैं साथ नहीं था सर, मैं साथ नहीं था, मैं तो उस मार्शल लॉ का ताल्लुक ही नहीं था मेरा। अच्छा सर, मैं नहीं था ना, कभी पढ़ भी लिया करो ना, पता ही नहीं होता दोनों। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो लोग मुशर्रफ साहब के साथ थे उनको लाना चाहिए, और नहीं था ना जावेद साहब, सियासत भी जरा पढ़ा करो, पता लग जी। तो मेरी नज़र में जो ये तमाम लोग उस पीसीओ का हिस्सा थे, उस हुकूमत का हिस्सा थे,
उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। और मैं जावेद लतीफ़ साहब के इस मुतालबे की मुकम्मल हमायत करता हूँ। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जावेद लतीफ़ साहब जब नवाज शरीफ साहब के मिलेंगे तो वो भी इस मुतालबे को दोहराएंगे और हम बिल्कुल देखेंगे कि PMLN इस बात को लेकर आगे बढ़ेगी। वो हुकूमत में है, उनको इन सब अच्छा फवाद साहब, अब जरा मुझे ये बताइए कि नॉर्मली आमतौर पे जब इस तरह के सियासी बयानात होते हैं, तनकीद होती है, तो जो जुडिशरी होती है वो बड़ा रिफ्रेन करती है, बड़ा तहम्मुल से काम लेती है। तो आपके ख्याल में ये बात निहाल हाशमी साहब तक रुक जाएगी, या जैसे आज तकरीर का तलाल चौधरी की तकरीर का नोटिस दिया है उसमें आपको लगता है कार्रवाई आगे बढ़ सकती है? आगे जाके मरियम नवाज और जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस दिया, वहां पे भी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है, या तहम्मुल से काम लेगी और इतना आगे नहीं जाएगी जुडिशरी? देखिए, असूली तौर के ऊपर जुडिशरी को तहम्मुल से ही काम लेना चाहिए और असूली तौर के ऊपर जो कंटेम्प्ट है उसका कम अज कम इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी ने एग्जैक्टली यही किया है और उन्होंने बहुत सारे बयानात जो हैं उनको इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है और उन्होंने अपना काम किया है। नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी की तो पूरी कोशिश ही ये है कि जो मुकदमे नैब की अदालत में उनके ऊपर चल रहे हैं उनमें सजा जो है वो ना हो और उन्हें किसी तरीके से कंटेम्प्ट जैसे टेक्निकल मामलात में लाया जाए और उनको सजा हो ताकि वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो बयान कर सकें। लेकिन मुझे लगता ये है कि जुडिशरी फिर मौका देगी और वो कोशिश करेंगे कि नैब का जो ट्रायल है वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचे। सही है। जावेद लतीफ साहब, अब ये आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं और ये सवाल मैं वापस कर रहा हूं कि क्या आज के फैसले के बाद कुछ तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे आप लोग? अपनी तनकीद फैसले तक रखें, जजेस और जुडिशरी पर वो तनकीद ना करें जो जेब नहीं देती, क्योंकि अगर होगा तो फिर शायद वही फैसला करना पड़े अदलिया को जो निहाल हाशमी साहब के केस में हुआ है। शहजाद इकबाल, किसी की ख्वाहिश हो तो वो अलग बात है। मैं तो पहले कह चुका हूं कि किसी तौर पर हम अदारे पर तनकीद नहीं कर रहे। अगर निहाल हाशमी ने अदारे पर तनकीद की थी, अदारे पर क्या तो तनकीद होती है? से पहले आज के फैसले, अच्छा मुझे बताइए यार, बात सुन, आज के फैसले से पहले भी पार्टी ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप ज़हीन आदमी है सर, आपसे सवाल कर रहा हूं, आप ज़हीन आदमी है, आप ये बताइए इदारे पर तनकीद क्या होती है? किस किस्म की तनकीद होती है जिसको आप कहेंगे ये इदारे पर तनकीद है? मैं समझता हूं जिस तरह निहाल हाशमी ने बात की थी वो अदारे पर बात थी। हम जो बात कर रहे हैं हम फैसले पर बात कर रहे हैं। साहब भी तो ये कह रहे हैं जजेस को निकाल दो वहां से। यार मेरी बात सुन लेना शहजाद इकबाल, अपनी आप खुद ही मेरी बात की तशरीह खुद कर लोगे तो फिर मुझे सवाल करने की आपको जरूरत ही नहीं थी। मैं जवाब दे रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि किसी तौर पर, और अदारों ने भी माजी में जो फैसले किए हैं वो काबिल सताइश नहीं है। लोग नहीं उसको समझते कि ये कौमी मफाद में फैसले किए गए। माजी करीब में भी अदालतों से जो फैसले आए कौम के मफाद में या रियासत के मफाद में नहीं थे। हम ये कहते हैं कि तमाम अदालतों को आजाद फैसले करने चाहिए। तमाम अदालतों में बैठे लोगों को किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। बता दें जिस पर आपने तनकीद की हो, माजी के फैसले अब आपको याद आ रहे हैं? नवाज शरीफ की नाअहली से पहले एक फैसले पर बात की थी आप लोगों ने। हम ये कह रहे हैं, हमने बात की थी जब फैसला जावेद हाशमी के खिलाफ आया फैसला, हमने उस वक्त भी जब उसको नाअहल करार दिया गया, जब उसको 25 साल सजा सुनाई गई, हमने उस वक्त भी कहा कि ये फैसला गलत है, ये दबाव में फैसला किया गया है। जब नवाज शरीफ को 25 साल सजा दी गई हमने उस बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। ये बात हकीकत है कि 28 जुलाई को जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया, इससे थोड़ा पहले जब JIT की कार्रवाई हो रही थी तो उस वक्त के बाद से अदलिया पे तनकीद शुरू हुई है। इससे पहले जो माजी के फैसले की बात कर रहे थे जावेद लतीफ साहब, उन पर कभी PMLN ने तनकीद नहीं की। वो फैसले उनको सूट करते थे क्योंकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ आ रहे होते थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद इसी इशू पर हम कानूनी राय भी लेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। निहाल हाशमी को तौहीन अदालत केस में सजा हो गई, इस पर हम मजीद बात करेंगे। बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, आपने हमें वक्त दिया। एक राय तो यह है कि गैर मशरूत माफी मांग ली गई थी तो इनको इतनी सख्त सजा नहीं देनी चाहिए थी। दूसरी राय यह थी कि मैक्सिमम पनिशमेंट 6 महीने की हो सकती थी और जिस किस्म की धमकियां इन्होंने दी थी इससे ज्यादा सख्त सजा होनी चाहिए थी। आपकी राय क्या है इस फैसले के बारे में? जी देखें, जो तौहीन अदालत का कानून है, ये जब तौहीन इंतहा पे पहुंच जाए, इतनी इंतहा पे पहुंच जाए कि उसकी कोई और उसका चारा ना हो, सुप्रीम कोर्ट की
की अपनी जजमेंट है कि हम सिर्फ उस वक्त ही नोटिस देंगे, और यही दुनिया का कानून भी है कि जब एक बहुत मसला बढ़ जाए तो नोटिस तब दिया जाता है। उसके बाद एक रवायत भी है और फिर उस पर जजमेंट भी है, अजमल मियाँ साहब की एक बहुत बड़ी मशहूर जजमेंट, जिसमें ये कहा गया है कि अगर उसके बाद एक शख्स आ जाए नोटिस के बाद अदालत के सामने पेश हो जाए और पेश हो के ये कहे कि जी मुझे माफ़ कर दें, मेरे से गलती हो गई, मैं फिर नहीं करूँगा, तो अदालत उसको माफ़ कर देती है। और यही ट्रेडिशन रही है, यही जजमेंट्स रही हैं। मेरा ख़्याल है ये एक बड़ी अनोखी बात हुई है कि माफ़ी मांगी गई और माफ़ी मांगने के बावजूद एक सज़ा दे दी गई। अब इसका वजह क्या है जो मुझे नज़र आती है? वजह ये है कि PMLN नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी और कुछ जो उनके वज़रा हैं, उन लोगों ने इतना ज़्यादा आगे ले गए हैं इस मामले को, इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं, हर रोज़ उसको रिपीट कर रहे हैं, उसको वार्निंग्स हम सब दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इसकी बात किए जा रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है सुप्रीम कोर्ट इतना मजबूर हो गया कि पहली बार उन्होंने माफ़ी के बावजूद सज़ा दे दी। अब मुझे ये लगता है कि ये एक वार्निंग भी है बाकी सब के लिए, और उसके अलावा चूँकि एक नोटिस और भी चला गया है और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कार्रवाई शुरू कर दी है कंटेम्प्ट की, तो मुझे अब लगता है कि ये कंटेम्प्ट के नोटिस और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स अब सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी बन जाएगा कि वो हर एक के ऊपर ये करें, क्योंकि इंसाफ हर एक के साथ होना चाहिए। जो इसमें मुलव्विस है, जो ऐसी बातें कर रहा है, उसको फिर आप ये दुरुस्त कह रहे हैं अली ज़फ़र साहब के तलाल चौधरी साहब को भी अब नोटिस चला गया है। ये जजमेंट जब मैंने पढ़ी तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कहा गया कि पहले निहाल हाशमी साहब ने कहा मैं कॉन्टेस्ट करूंगा, और फिर 7 माह के बाद जब उन्होंने देखा शवाहिद उनके खिलाफ है तो उन्होंने फिर जाके गैर मशरूत माफी मांगी। एक इस बात का जिक्र है, और दूसरा कि जजेस और GIT के मेंबरान के बच्चों और खानदानों को भी धमकियां दी गई। तो आपके ख्याल में माजी में जो तनकीद होती रही है जिसपे आप कहते हैं माफी के बाद जो है वो केस खत्म कर दिया जाता है, ये मुख्तलिफ नौइयत का था, ज्यादा संगीन मामला था आपके ख्याल में क्या? देखिए, संगीन मामला तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत संगीन मामला है, और जब आप जज साहिबान के ख़ानदान, किसी के भी ख़ानदान की बात करेंगे तो फिर वो एक और लेवल पे चला जाता है। लेकिन मेरे मुताबिक ये जो स्टेटमेंट्स हम सुन रहे हैं, जो बयानात सुन रहे हैं, जो जलसों में बातें की जा रही हैं, मेरे ख़्याल के मुताबिक वो वैसे ख़ुद ही बहुत बड़ी तौहीन अदालत है, और अदालत एक बड़ा बर्दाश्त दिखा रही थी, जुडिशल रिस्ट्रेंट दिखा रही थी, जो एक मेरा ख्याल है मुनासिब बात भी थी। मैं भी ये रिकमेंड कर रहा था कि तौहीन अदालत की इस किस्म के मामलों में नोटिस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब एक साइड तुली हो कि हमें नोटिस मिले ताकि हम एक तसादम की तरफ जाएं, तो फिर दूसरी साइड को ज़रा उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अब चूँकि एक नोटिस हो गया और नोटिस के बाद जज साहब ने फ़ैसला कर दिया, एक बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के, तो अब ये फ़ैसला मेरा ख्याल है एक सीरीज़ ऑफ फैसला होगा। ये जिस तरह सारे मामले, ठीक है आपकी बात कि इन्होंने शायद ज़्यादा बात कर दी हो ख़ानदान के बारे में भी, लेकिन जो बाकी बातें हैं वो इंस्टीट्यूशन के बारे में बातें, तो इंस्टीट्यूशन का भी उतना ही ख्याल रखना पड़ता है अदालत को जितना अपना पर्सनल उसका ख़ानदान का या बच्चों के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन लगाए। तो मेरा ख्याल है ये सारे सीरीज़ ऑफ जिसको कहते हैं ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल है, ये खाली आइसोलेशन में या इसको अकेला नहीं देख सकते, ये बहुत सारी बातें की गई हैं। और अब अदालत ने या तो ये इस तरह देखा है कि हम एक बार इसको वार्निंग दे के देखते हैं, शायद बाकी लोग चुप हो जाएं, या फिर अदालत चाहती है कि अब हम सबको नोटिस दें और सबके खिलाफ कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, अपनी कानूनी राय इस पर दे रहे थे। कहते हैं कि माजी में प्रेसिडेंट ये राय है कि अगर कोई माफ़ी मांग लेता है तो इन्हें अदालत केस में तो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक मुख्तलिफ हमने देखा फैसला, एक अनोखी बात नजर आई कि माफ़ी के बावजूद माफ़ नहीं किया गया। शायद इसकी वजह यह है कि जो माहौल इस वक्त PMLN के लोगों ने बनाया है, जिसमें एक के बाद एक शख्स आता है और इदारे पे तनकीद करता है, अदलिया पे तनकीद करता है, और निहाल हाशमी साहब ने तो अदलिया के अलावा जो जजेस हैं उनके ख़ानदानों को भी धमकियाँ दी थी, जिसके बाद आज ये फैसला आया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद नकीबुल्लाह महसूद के हवाले से बात करेंगे। राव अनवार अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, आज IG सिंध से बड़े सख्त सवाल किए हैं चीफ जस्टिस ने, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज एक और अहम केस सुप्रीम कोर्ट ने सुना, नकीबुल्लाह महसूद का। राव अनवार अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, कहां है किसी को नहीं पता। और इसीलिए आज आईजी सिंध जब पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े सख्त सवाल किए गए चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। ये पूछा गया कि जब पहले ही पता चल गया था कि यह मुकाबला जाली है तो राव अनवार को उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि एफआईए की एक लड़की ने उसको वहां से जाने से रोक दिया, वरना वो शायद मुल्क से बाहर चला जाता। आज ये भी पूछा गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि राव अनवार मुल्क से बाहर चला गया, और जिसके जवाब में ये बताया गया कि नहीं, हमारा शक है कि वो अभी भी मुल्क में मौजूद है, व्हाट्सएप पे राब्ते में है, लेकिन व्हाट्सएप ट्रेस करने की हमारे पास सलाहियत मौजूद नहीं है, इसलिए हमने ISI और MI से मदद तलब की है। मजीद 10 दिन की मोहलत दी गई है आईजी सिंध को कि वो राव अनवार को पकड़ें और अदालत के सामने पेश करें। ये बड़ा अहम मुकदमा है जिस पर इस वक्त ये केस चल रहा है। और ये आज जो रिपोर्ट पेश की गई थी नकीबुल्लाह महसूद के हवाले से, उसमें भी साबित हुआ कि लड़का बेकसूर था। नकीब ना तो कोई दहशतगर्द था, ना उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उसको 3 तारीख को उठाया गया था, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया उसको, और उसके जो 2 दोस्त थे उनको 3 दिन बाद रिहा कर दिया गया। लेकिन नकीबुल्लाह को तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में जाली मुकाबले में मार दिया गया। ये रिपोर्ट आज आईजी सिंध ने पेश की है सुप्रीम कोर्ट में। मेरे साथ इस वक्त नूर रहमान मौजूद हैं, नकीबुल्लाह महसूद के कजन हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। नूर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहां तक आए हमारे पास। अभी तक राव अनवार नहीं पकड़ा गया जिसने जाली मुकाबले में मारा है आपके कजन नकीबुल्लाह को, लेकिन कितना एतमाद है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को खुद देख रही है और आज भी बहुत दबाव डाला है पुलिस पे कि उसको फौरी तौर पे पकड़ा जाए। कितना भरोसा है, कितना एतमाद है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने फौरन इस केस की समोटो एक्शन लिया। और आज उन्होंने जो पुलिस आईजी सिंध आया था उसको ये कहा कि इदारे वाले और इससे मदद मांगे। और मैं ये एक मुतालबा करता हूँ आर्मी चीफ से कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ राव अनवर की पकड़ने में मदद करें और हमें इंसाफ दिया जाए। सही, तो उम्मीद है आपको कि अगर आर्मी चीफ हैं, दूसरे इदारे मिलकर काम करेंगे तो वो पकड़ा जाएगा? देखो, बिल्कुल, इससे और दूसरी जगह तो हमारी नहीं है, ये अदलिया है पाकिस्तान में, इससे और कोई बड़ी जगह नहीं है कि हम इंसाफ मांगे। यही हमारी आखिरी उम्मीद है इससे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। आज ये खबरें चली कुछ चैनल्स पर, उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि राव अनवार के साथ और जो कबायली जरगा है या जो वालिद साहब है नकीबुल्लाह महसूद के, उनके दरमियान मामला तय पा रहे हैं, दियत पर बात हो रही है और शायद अगली पेशी से पहले ये दियत के मामला तय पा जाएं। ऐसी कोई बात है क्या? दियत के मामला में बात हो रही है और बात तय पा गई है? देखो, इसकी मैं बिल्कुल तरदीद करता हूँ, ये सारा प्रोपेगेंडा है। नकीब के वालिद से मेरी बात हुई थी मोबाइल पे, उसने यही कहा था, उसका एक ही यही अल्फाज था कि हमारी एक ही मुतालबा है कि राव अनवर और उसकी टीम को सज़ा दी जाए, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी इस्लामाबाद में हमारी धरना शुरू है, वहाँ पे जो हमारे कमेटी और मशरान, उसमें सेनेटर और MNA भी शामिल थे। यही फैसला हुआ था कि नकीब अभी हमारा नहीं है, न हमारे कौम का है, ये पूरे 20 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का है, पाकिस्तानी अवाम फैसला करेगा। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, कैसी ऐसी बात नहीं हुई है। आपकी बात कब हुई है नकीब के वालिद से, कब आपने बात की है? ये जब खबर चली है तो हमें किसी ने कॉल किया कि इस तरह खबर चली है, तो फौरन 2 मिनट के बाद मैंने उसको कॉल किया, तो उसने यही कहा था कि अगर कोई बंदा भी हो तो यहाँ पे भेजे, मैं खुल कर ये बात वीडियो पे रिकॉर्ड करूँगा कि ना हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज़ हुई है और ना हम करेंगे। आखिरी दम तक हमारा एक ही मुतालबा है, क्योंकि लोग अभी सड़कों पे बैठे हुए, उस पूरे पाकिस्तान का यही मुतालबा है कि राव अनवर और उसकी टीम को सजा दी जाए। ना तो नकीबुल्लाह के वालिद ने आपको बताया कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना ऐसी कोई बात हो रही है, और कबायली जरगा भी इसमें नहीं इन्वॉल्व है, वो भी नहीं कर रहा है अपने तौर पे? अभी भी जरगा उधर यहाँ पे इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में हुआ था, उन्होंने यही कहा था कि किसी भी इस तरह कंप्रोमाइज की बात नहीं हुई है, ये अफवाह पिला रहे हैं, चल रहे ऐसे प्रोपेगेंडा है, हम इसकी बिल्कुल तरदीद करते। अगर हम फैसला करते तो पहले दिन से हम फैसला करते, हम फैसले के लिए। अच्छा, तो इसमें नूर कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं, या कोई पेशकश की गई है ऐसी? राव अनवर की तरफ से कोई पेशकश की गई है, उसकी तरफ से किसी और ने पेशकश की है? कोई ऐसी बात करने की कोशिश की आप लोगों से? देखो, लोग तो मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, मतलब है वो करते हैं ना, लेकिन हमारा एक ही मुतालबा है कि राव अनवर और उसकी टीम को सरेआम फांसी दी जाए, ताकि दूसरी पुलिस अफीसर में ऐसी जुर्रत पैदा न हो कि एक बेगुनाह शेरी को इसी तरह बेदर्दी से कत्ल किया जाए। अभी भी क्या खौफ है इस बात का कि कहीं पुलिस से या राव अनवर के कोई ऐसे दोस्त हों जिनकी तरफ से वहां पे कराची में कोई धमकियां आए, या फैमिली को कोई प्रेशर है ऐसा? देखिए, अफसोस की बात तो यह है कि राव अनवर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तो प्रेशर तो जाहिर बात है, हमारे ऊपर प्रेशर भी है और खौफ भी है। हम डर रहे हैं कि राव अनवर को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते। क्या ये राव अनवर एहसास इदारों से और तमाम सूबों से ज्यादा ताकतवर है? अब तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते?
तो आपको लग रहा है कि जानबूझ के बचाया जा रहा है, कोई कुव्वत है जो उसको बचाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, अभी तक उसको वो अदलिया ने उसको 3 दिन के लिए अहकामात हुक्म भी दिया था, नोटिस भी जारी किया है कि रॉ अनवर को पेश किया जाए, 2 बार पेश किया जाए, मगर वो गिरफ्तारी तो छोड़ो, वो अदालत में भी नहीं पेश हुआ। तो हम यही कहते हैं कि इसके पीछे कोई ताकत है जो इसको बचा रहे। तो हम उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आज देखो पूरा पाकिस्तानी अवाम निकला हुआ है सड़कों पे बैठे हुए इंसाफ मांगने के लिए। हमारा अदालत चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और पूरी 20 करोड़ पाकिस्तानी अवाम सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ के मुंतज़िर है। हुकूमत से भी लोग आए हैं, इमरान खान साहब कराची में होके गए, दीगर रहनुमा भी होके गए, तो उम्मीद की जा रही है कि इस केस को रिजॉल्व किया जाएगा। 2 दोस्त जो थे, जो इनके साथ राव अनवर ने इनको भी उठाया था या उनके साथियों ने इनको उठाया था, 6 तारीख को उनको छोड़ दिया गया था। वो भी मुझे पता है बड़े खौफ में है, बड़े मुश्किल से उन्होंने बयान वगैरह अपने दिए। उन्होंने 6 तारीख के बाद बताया नहीं था कि हम रिहा हो गए, लेकिन राव अनवर ने अभी भी उसको कब्जे में रखा हुआ है, नकीब मसूद को। देखिए उनकी उसकी जो बयान थी, उन्होंने यही कहा था कि नकीब हमारे साथ था पहले, जो उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया और उसके बाद 2-3 दिन से हमसे अलग किया। हमें यही महसूस कर रहे थे कि नकीब को शायद छोड़ा हो, मगर उसको भी यही पता नहीं था कि नकीब को छोड़ा हो। उनको उस वक्त पता चला जब नकीब की लाश चिपा सेंटर में पड़ा था और फेसबुक पे लाइव वीडियो चल रहा था कि नकीब की लाश चिपा सेंटर में पड़ा है, उसको कोई पता नहीं था। नूर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ। नूर, पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला उठाया हुआ है, चीफ जस्टिस इस मामले को हल करवाएंगे। आज भी कहा है कि 10 दिन की मजीद मोहलत देते हैं आईजी सिंध को, राव अनवर को पकड़ के पेश किया जाए। अहम मामला है और ये पहली मर्तबा नहीं है कि राव अनवर पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का इल्जाम लगा हो। मावराए अदालत कत्ल का पहले भी इल्जाम लग चुका है, लैंड ग्रैबिंग का इल्जाम लग चुका है, तरह तरह के इल्जाम लग चुके हैं, लेकिन ये वाहिद अफसर था, पुलिस अफसर था, जो कि 10 साल मलीर में तैनात रहा। कोई ऐसा अफसर आपको सिंध में क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं नजर आएगा जो एक ही डिस्ट्रिक्ट में इतने साल तक तैनात रहा हो। और जब ये रहा तो सवाल उठते हैं कि किसकी पुष्टनाई इसको हासिल थी, किसकी बैकिंग इसको हासिल थी। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इसको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये आखिरी अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद एक और अहम इशू पर बात करेंगे। शाहजेब खान कत्ल केस, वहां पर भी दियत का मामला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम ऑर्डर आज पास किया है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और अहम केस की समाअत की और उसमें फैसला सुनाया है। शाहजेब कत्ल केस का फैसला आज सुनाया है और सिंध हाई कोर्ट ने नवंबर 2017 में जो फैसला सुनाया था उसको आज कलअदम करार दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट का ये फैसला था कि शाहरुख जतोई और उसके साथियों पे जो सजा है उसको कलअदम करार दिया जाए और टेररिज्म की जो शिक थी उसको खत्म करके ट्रायल दोबारा करने का हुक्म दिया था सिंध हाई कोर्ट ने कि सेशन कोर्ट में भी ये ट्रायल चलेगा। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि उनकी जो बेल थी वो मंजूर हो गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, पहले तो उन्होंने सिविल सोसाइटी की अपील थी उसको सू मोटो में तब्दील किया, सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सस्पेंड किया, जो दहशतगर्दी के दिफात थी उनको खत्म किया था, उस फैसले को खत्म किया। और इसके अलावा आज जो मुल्जिमान थे उनको दोबारा अरेस्ट करने का हुक्म दिया और सिंध हाई कोर्ट को मजीद 2 महीने की मोहलत दी है कि वो अपील को जो है मेरिट पर सुन के उसका फैसला करें। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नासिर साहब, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपने और दूसरे साथियों ने आपके बड़ा अहम फैसला उठाया था, जिसका कोर्ट का जजमेंट आपके आज हक में आया है, शाहजेब के हक में आया है। इसको जरा समझाइएगा, अब ये केस की ट्रायल दोबारा होगी या जो अपील सिंध हाई कोर्ट में थी वो वहीं पे सुनी जाएगी? सर, पहले तो पूरी कौम को, पूरी आवाम को मुबारक हो, चूँकि पूरी आवाम इसको लेके परेशान थी और सिविल सोसाइटी आवाम का एक मुतहरिक हिस्सा होता है। मैं और मेरे 9 साथी और हमारे वकील फैसल सिद्दीकी साहब ये तहैया करके गए थे कि हम इंसाफ की मुतलाशी हैं, एक सवाल लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो राह 185(3) आइन के तहत हमवार की जाए, जो अपील होती है हमने फाइल की, या खुद नोटिस में कन्वर्ट कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट हमारी रहनुमाई करे। मगर हम ये बात उनके सामने रखें कि क्या हम पाकिस्तान में मिसाल कायम करना चाहते हैं कि जहां एक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेके 2013 में और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच 2013 में ही 2 फैसले दे चुकी हो कि ये मैटर टेररिज्म का है, आप 4 साल बाद एक बेंच बदल के उसको नज़रअंदाज कर दें, सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ये सिर्फ फौजदारी का मसला नहीं है, ये अब एक आइनी मसला है, जिसके पेश नज़र उन्होंने इसका खुद नोटिस भी लिया। और अब जो 3-4 बातें उन्होंने मेन की वो ये है कि जो फैसला 28 नवंबर का दिया था वो कलअदम हो गया। उस फैसले के तहत अगर इनके टेररिज्म चार्जेस हटे थे वो गलत थे, वो चार्जेस दोबारा लग गए। टेररिज्म चार्जेस के हटने के बाद अगर इनको बेल मिली थी वो बेल नलिफाई हो गई। उस फैसले में अगर कहा गया था कि डिनोवो ट्रायल यानी कि असर 9 इसकी तो क्या कहते हैं हियरिंग होगी, वो भी खत्म हो गया।
जहां पे हम 27 नवंबर को खड़े थे और सजा भी वापस बहाल हो गई उनकी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर को लाके खड़ा कर दिया मुसलमान को और केस को, और बोला है कि एक नई बेंच बनाइए और अब आप मेरिट्स डिस्कस कीजिएगा, टेक्निकल ग्राउंड समझ जाइएगा कि जुरिस्डिक्शन क्या है, टेररिज्म है कि नहीं है, मेरिट से बात करें, फैक्ट्स पे, एविडेंस पे कि गिल्टी थे कि नहीं थे। यही हम चाह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट की अच्छा, अब सिंध हाई कोर्ट में बात सिर्फ मेरिट्स पर होगी, मतलब इस चीज पर दलाइल नहीं दिए जाएंगे कि या तो इसकी उम्र कम थी या इसका मकसद दहशतगर्दी फैलाना नहीं था, इन चीजों पे बात नहीं होगी। सर अगर वो फैक्चुअली प्रूफ करना चाहते हैं कि वो जुवेनाइल था तो वो उनका राइट है, वो आके ग्राउंड्स रीच कर सकते हैं। मगर एक बात बड़ी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, खोसा साहब ने बात की, लतीफ़ खोसा साहब ने, जो वकील थे मुसलमान के, कि भाई ये अस्कुत नोटिस जब लिया गया इफ्तिखार चौधरी की तरफ से तो वो लग रहा था कि पहले से फैसला कर चुकी सुप्रीम कोर्ट के दहशतगर्दी का मुकदमा है, जबकि कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जिसमें साकिब साहब ने पूछा कि लतीफ़ खोसा साहब, आप इतने सीनियर वकील हैं, आपने उस वक्त रिव्यू पिटिशन फाइल क्यों नहीं की? तो इस तरीके से ये बैक चैनल से नहीं हो सकता। हम इस चीज़ के शुक्रगुजार हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमाई की, इंसाफ की, और हम ये पैगाम देना चाहते हैं इस केस के जरिए। इस केस के जाविये के अंदर हम इसी के तनाजुर में देखते हैं इंतजार का केस, नगीब का केस, मशाल का केस, जाफिर जुबैरी का केस, ये सारे केसेस, या कोयटा का, सॉरी कोहाट का केस हो, या मर्दान का केस हो, या कसूर का केस हो, कि आवाम जो है, जो 4 सतून हमारी रियासत के हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, मगर आवाम उन सतूनों का सीमेंट है। अगर कोई सतून अपनी जगह से डगमगा रहा है, हिल रहा है, तो पकड़ लीजिए उसको। इस केस में रियासत नाअहल थी, सिंध के अंदर जो एजी ऑफिस है वो नाअहल था, प्रोसिक्यूशन केस की सही नहीं हो रहा था, जिस पे आज रिप्रिमांड भी किया गया एजी को सिंध के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आप यहां पे आके डिफरेंट मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, आप अपेलेंट्स की मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं, वहां आप अपने मौक़िफ़ से जो है पीछे हट गए थे। तो अब उम्मीद है कि रियासत इसके पेश नजर सही काम करेगी। अब दोबारा ये सवाल तो पहले भी उठ रहे थे। लतीफ खोसा साहब जो कि अब वकील हैं और वो गवर्नर भी रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, तो सिंध में जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो कितनी उनकी मावनत करेगी, उनको कितना सपोर्ट करेगी और जो मेरिट है उस पर कितनी बात करेगी। लेकिन एक बड़ा कानूनी सुकम भी है, दियत हमारे इस्लाम में है, हमारे पाकिस्तानी कानून में भी है, लेकिन अगर एक 302 का मुकदमा होता है वहां बड़ी आराम से दियत हो सकती है, वहां स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता। दहशतगर्दी में बहुत सारे मुकदमात को इसलिए डाला जाता है ताकि वहां पे दियत ना हो सके, दहशत फैलाने का एक मकसद है और दूसरा दियत ना हो सके। अब कोई ऐसा कानून बनाने की जरूरत है जिसमें बेशक वो 302 का हो लेकिन उसमें रियासत की भी जिम्मेदारी हो। आप दियत दे सकते हैं, वो कानून रहेगा, लेकिन रियासत का भी उसमें कोई रोल हो। सर बतौर मुसलमान फलसफा बताया जाता है अकीदे का, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि आपके अमाल का दारोमदार आपकी नीयत पे है। हर चीज़ के पीछे हिकमत अल्लाह ताला ने फलसफा दिया हुआ है। दियत आई थी कि अगर एक उस वक्त का ट्राइबल निज़ाम था, कब्जाम था कि कत्ल के बदले कत्ल होता था, एक वॉर फिर छिड़ी हुई थी, या उस वक्त का निज़ाम, उस वक्त का माशरा जहां कोई फ्रॉड, कहीं चोर जो है अपना मुंह छुपाता था, कोई दहशतगर्द विक्ट्री के साइन बना के कोर्ट से बाहर नहीं आता था, उसकी पज़ीराई नहीं होती थी। हम उस माशरे में रहते हैं कि जहां आप जेल जाएं तो दोस्त आके मुबारकबाद देते हैं कि तुम्हारी सियासत का आगाज हो गया, मुबारक हो तुम जेल गए हो। इस माशरे के अंदर इस कानून का सिर्फ मजाक उड़ रहा है और इस्लामिक लॉ बदनाम हो रहा है। तो खुदारा हमारे पार्लियामेंटेरियन सर जोड़ें और इसके अंदर कोई बेहतर रिफॉर्म्स, प्रोसीजर रिफॉर्म्स लेके आए ताकि इसका ये फायदा उठाया जाए, गलत इस्तेमाल ना हो दियत कानून का, और इसमें रियासत का एक रोल जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जबरान नासिर, आप प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह।